नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का आज मतदान है। आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 सीटों पर आज आखिरी चरण का मतदान होना है। इनमें जम्मू के 4 जिलों की 24 सीटें हैं और कश्मीर के 3 जिलों की 16 सीट शामिल हैं। इन जिलों के करीब 39 लाख मतदाता 415 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत को ईवीएम में आज बंद करेंगे। चुनाव की सबसे खास बात यह है कि जम्मू रीजन में बीजेपी की लोकप्रियता की परीक्षा है। आखिरी चरण के चुनाव में सज्जाद गनी लोन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का चुनाव है, आखिरी चरण का मतदान है। पहले और दूसरे चरण की बात करें तो 18 और 25 सितंबर को वोटिंग हुई थी और ये तीसरे चरण का मतदान है। कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आज लोकतंत्र का महापर्व एक बार फिर से 40 सीटों पर एक दशक के बाद दस्तक दे रहा है और 415 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं, उनके किस्मत का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। कुल 7 जिलों की ये 40 सीटें हैं जहां पर आज मतदान होगा। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। और अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा बीजेपी में कलह को लेकर हाईकमान सख्त हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गोवा को लेकर करीब 45 मिनट तक जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। इसमें बीजेपी अध्यक्ष ने गोवा नेताओं को पार्टी लाइन को फॉलो करने का निर्देश दिया है। इनमें मंत्री विश्वजीत राणे शामिल हैं, जिन्हें पार्टी लाइन क्रॉस न करने की हिदायत दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सबको साथ लेकर चलने और तालमेल बिठाने की नसीहत दी गई है। जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर गोवा में चल रहा था, खासतौर से मंत्री विश्वजीत राणे जो नौकरियों को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा बैठे थे, नसीहत दे बैठे थे, इसके बाद कलह की स्थिति बन रही थी। इसको आला कमान ने संज्ञान में लिया और बैठक में साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी लाइन को कोई क्रॉस ना करे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान सरकार को विषकन्या बताया। सब्सिडी पर उन्होंने कहा कि ये कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुखर होकर बोलते हैं और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सरकार को विषकन्या बता दिया। दरअसल चर्चा सब्सिडी की हो रही थी और सब्सिडी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। यहाँ के एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आने चाहिए। राठी जी ने अच्छा रिपोर्ट किया और सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों हमको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते हैं कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है। अब बात करते हैं कर्नाटक की राजनीति की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा को लेटर लिखा है और लेटर लिखकर 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। चिट्ठी में पार्वती ने लिखा है कि इन प्लॉट को वापस करने के साथ साथ सभी आरोपों की जांच की मांग मैं करती हूं। पत्नी के जमीन वापस करने के फैसले के बीच सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा, राज्य के लोग भी जानते हैं कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक नफरत पैदा करने के लिए झूठी शिकायत की और परिवार को विवाद में घसीटा। उन्होंने लिखा आगे कि मेरा स्टैंड इस अन्याय के आगे झुके बिना लड़ने का था, लेकिन पत्नी के प्लॉट वापस करने का फैसले का मैं सम्मान करता हूं। इससे पहले कल ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। यह केस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है।
ईडी ने इस केस में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों का नाम शामिल किया है। हालांकि इन सब के बीच जो सीएम सिद्धारमैया की पत्नी है, उन्होंने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको लेटर लिखा है और 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें सिंघू बॉर्डर के पास हिरासत में लिया गया। सोनम वांगचुक जैसे ही अपनी 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुए, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने पदयात्रा की थी, लेकिन जैसे ही हरियाणा के पास वो पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली बॉर्डर पर आखिर क्यों डिटेन किया जा रहा है? मोदी जी किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा, ये राहुल गांधी ने कहा है। देखिए एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, वो लिखते हैं कि सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लिया गया। लद्दाख के भविष्य के लिए बड़े जो नेता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें आखिर दिल्ली बॉर्डर पर डिटेन क्यों किया जा रहा है? मोदी जी किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को सवालों के घेरे में लिया है। दिल्ली की जेलों में विजिटर बोर्ड का गठन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। एलजी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 5 साल से बोर्ड का गठन लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार इस मामले में एक के बाद एक तारीख देकर हाईकोर्ट को गुमराह करती रही है। तो दिल्ली की जेलों में विजिटर बोर्ड का गठन जो है उसको लेकर ठन गई है। अब एलजी ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 5 साल से बोर्ड का गठन लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार इस मामले में एक के बाद एक तारीख देकर हाईकोर्ट को गुमराह कर रही है। सुपरस्टार रजनीकांत को देर रात चेन्नई के अपोलो ग्रीम्स रोड अस्पताल ले जाया गया। गंभीर पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अचानक से उनकी सेहत देर रात बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें अपोलो ग्रीम्स रोड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि रजनीकांत को गंभीर पेट दर्द की शिकायत हुई और इसकी जानकारी मिलने के फौरन बाद उनके जो करीबी थे, जो उनके परिजन थे, उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब उनका इलाज चल रहा है। तो चेन्नई के अपोलो ग्रीम्स रोड हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। देर रात उन्हें गंभीर पेट दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून के कहर की। इस साल मॉनसून के महीने में बिहार बारिश के लिए तरसता रहा। बिहार आसमान की तरफ ताकता रहा कि बारिश राज्य पर मेहरबान होगी, लेकिन मॉनसून की विदाई का वक्त आया तो बिहार पर ऐसा जलाक्रमण हुआ कि वो सहम उठा। नेपाल से आए पानी ने बिहार में भयानक तबाही मचाई है। दरअसल नेपाल में पिछले कई दशकों की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 54 साल की सबसे भारी बारिश ने नेपाल के एक बड़े हिस्से को बाढ़ से तबाह कर दिया है और उसका साइड इफेक्ट बिहार में हो रहा है। पिछले 50 साल की सबसे भयानक बाढ़ से कांप उठा है हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू के हर कोने में बाढ़ से मचे कोहराम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। पानी कितने फोर्स के साथ आया है, मानो ज़लज़ला।
ये पानी जब रिहायशी इलाकों तक पहुंचा तो रास्ते में आए तमाम पुल और इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। नेपाल की आर्मी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हम मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बागमती नदी है, जो बागमती नदी में कल बाढ़ आया बारिश की वजह से, और इसी बाढ़ की वजह से पूरा काठमांडू का हर शहर हर एरिया एक तरह से कहा जाए तो बाढ़ से प्रभावित हो गई थी। ये बाढ़ी तो आता था पहले, लेकिन इतना बाढ़ी नहीं आता था। कल एक दिन सिर्फ बाढ़ आया या क्या स्थिति था? एक दिन बाढ़ी आया, लेकिन पूरा हलचल होता। दरअसल नेपाल में शुक्रवार से लगातार तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और नेपाल की तमाम नदियां उफान पर आ गईं। काठमांडू में बहने वाली बागमती नदी खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर तक बह रही थी। शनिवार से ही नेशनल हाईवे ब्लॉक है। लोगों तक राहत पहुंचाने में मुश्किल पेश आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये AP1 टीवी चैनल का ऑफिस है। AP1 टीवी चैनल पूरी तरह से कल बाढ़ के पानी से डूब गया था, अर्थात चैनल के अंदर तक, स्टूडियो के अंदर तक पानी पहुंच गई थी। ये गाड़ियां देख रहे हैं, पूरी तरह से गाड़ी में दिख रहा है कि पानी कल इसमें घुस गया था। नतीजा ये हुआ कि नेपाल में शुरू हुई त्रासदी धीरे धीरे बिहार तक अपने पैर पसारने लगी और नेपाल का सैलाब बिहार में बर्बादी की इबारत लिखने लगा। सैलाब जब अचानक दस्तक देता है और आंख के सामने आशियाना उजड़ जाता है तो कैसी तकलीफ होती है उसे आप अब सुनाई देने जा रही अगली आवाज से समझ पाएंगे। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए आतुर, कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुँचा करके बिरजाइन के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बचा सके। सुना आपने, ये वो आवाज है जिसकी आंखें त्रासदी देख रही हैं कि कैसे एक झटके में कोसी नदी में आया सैलाब सब कुछ लील चुका है। लोग घर छोड़कर निकल तो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं है। सड़क किनारे बचा कुचा सामान लेकर किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। बिहार के अररिया से आई तस्वीर को देखिए। आधे से ज्यादा स्कूल बाढ़ के पानी में समा चुका है। ये देखिए कि इस स्कूल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल का जो ग्राउंड फ्लोर है लगभग आधा डूबा हुआ है। न घर डूबने से बचे हैं, न स्कूल बचे हैं और पुलिस थाना भी खुद को पानी के प्रहार से नहीं बचा पाया है। पानी की रफ्तार बता रही है कि वो कैसे तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले तमाम रास्ते एक एक करके बाढ़ की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए रथवाल और चौकनी वाला जो रोजवटिया वाला बांध है वो टूट गया है, बहुत रफ्तार से पानी है। अब चलिए यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में आई त्रासदी ने कैसे बिहार में ट्रिपल अटैक किया है। 50 सालों की भयानक बारिश के बाद पहले नेपाल में बाढ़ आई। बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है और कोसी, गंडक, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती हैं। इस बार नेपाल में भयानक बाढ़ आई तो 3 नदियां उफान पर आई। जब गंडक नदी में पानी पहुंचा तो गंडक नदी के उफान ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में तबाही मचाई। गंडक के साथ बागमती नदी में बाढ़ आई और बागमती अपने साथ सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और मुजफ्फरपुर के लिए बर्बादी की कहानी बनकर आई। जबकि कोसी नदी में आए सैलाब ने अररिया से लेकर सुपौल और सहरसा तक लोगों को बेघर कर दिया है।
बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। नसरल्ला की मौत के विरोध में पाकिस्तान में फिर से प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में पुलिस से झड़प हो गई प्रदर्शनकारियों की, जिसके बाद पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया। तो जिस तरीके से हिजबुल्लाह का प्रमुख मारा गया, उसके बाद प्रदर्शन चल रहा था पाकिस्तान में और इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हो गई और इसमें लाठीचार्ज हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको बता दें कि देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज अब डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 10 पर आज से उपलब्ध है। देखिए और रहिए हर खबर में सबसे आगे। एबीपी न्यूज अब डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 10 पर उपलब्ध है। जो मैला ना हो रंगों में वो क्या बचपन है, जो झूमे ना उमंगों में वो क्या बचपन है। बचपन जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, उसे खुल के जीने दो, दाग लगने दो, दीवारों पर लगा है ना बहुजरी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल के लेबनान में हमले जारी हैं और इजराइल ने लेबनान में रिहायशी इलाकों में जबरदस्त बमबारी की है और इसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब इजराइल ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। देर रात इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ छोटे जमीनी हमले शुरू किए, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो भी जमीनी मुकाबले के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो मुकाबले के लिए तैयार है और 2006 के युद्ध की तरह इजराइल को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह के नईम कासिम ने दावा किया है कि कई नेताओं को खोने के बावजूद उसका हौसला कम नहीं हुआ है। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लेबनान में जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच इजराइल ने जमीनी एक्शन भी शुरू कर दिया है। वहीं भारत में इजराइल के उपराजदूत फारिस साइद ने एबीपी से न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने हिजबुल्लाह के जमीनी हमले का जवाब देने वाली धमकी पर कहा कि इजराइल के नागरिकों की रक्षा करने के लिए हर संभव कड़े कदम उठाए जाएंगे, बड़ी कार्रवाई करनी होगी तो वो भी की जाएगी। Sir, I was saying that the Hezbollah's threat has not ended yet. I just heard the Hezbollah's deputy chief saying we will confront any possibility and are ready if Israel were to enter by land, prepared for ground invasion by Israel. So the threat is not over even if you eliminated Nasrallah. Yeah, of course. Hezbollah is a huge organization that is established in the ground for so many years. And I do believe that if the Lebanese state won't step forward and take control of this organization, to rebuild itself. We are not pushing the operation. We really hope that we won't get to a point of doing so. But as I said at the beginning, we will do as a state, the state of Israel will do everything to protect our civilians and to guarantee the safety of the more than 60,000 Israeli civilians who just left their houses and their cities and their towns and villages in the north. We want our population to go back to its home, to rebuild its homes, and if more than what we did now is needed, of course we will do it. भारत में इजराइल के उपराजदूत फारिस साइद ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में लेबनान को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने लेबनान की सेना से हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। So number of countries are now suspicious of, all this could lead to a regional war kind of a situation in the area. Should that be avoided, sir? Well, I think that it can be avoided. I think that it should be avoided. The Lebanese army will step forward and take back control on the borders, go back to the south, to the border with Israel, and control the area. Will take back the weapons that Hezbollah. Now there's an opportunity for the Lebanese army, the official army, the legitimate army of Lebanon, to take control, for the state of Lebanon to take control and to handle its own things. This is the first player. The second player, and it's I think this is the dangerous player here, is Iran. If Iran decided not to operate and use its proxies, of course Hezbollah is one of them, Hamas is the second one, the Houthis in the Yemen is the third, the militias in Iraq. If Iran decided to be a responsible country, and of course I think that this will happen with pressure from the international community, then I think that the situation will de-escalate very fast. And I think that it's in the hand of those two players. I really hope that the Lebanese state and the Lebanese army will take back control of their own country, and then we can start even talking and thinking about peace and stability in the region.
और अब बात करते हैं हरियाणा की चुनावी सियासत की। हरियाणा में कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तनातनी भी किसी से छिपी नहीं है। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने दोनों को एकता का संदेश दिया। मंच पर मौजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ मिलवा दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाथ मिलवाने से हरियाणा में कांग्रेस के हालात भी बदल पाएंगे? हरियाणा में कांग्रेस के विजय संकल्प की ये सबसे दमदार तस्वीर है। अंबाला के नारायणगढ़ में राहुल प्रियंका की रैली 55 मिनट से ज्यादा लंबी थी, लेकिन क्लाइमेक्स वाली तस्वीर आखिरी मिनट में सामने आई। ये वही तस्वीर है जब सारे नेता एक साथ हाथ उठाकर विजय का संकल्प ले रहे थे। राहुल गांधी भी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ थामे हुए संकल्प की मुट्ठी भींचे दिखाई दे रहे थे। अचानक उन्होंने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को आपस में मिला दिया और कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पार्टी की एकजुटता की तस्वीर दिखाई। तस्वीर में बाईं तरफ सबसे किनारे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी नजर आ रही हैं। उनके बाद कुमारी सैलजा हैं और फिर राहुल गांधी। उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं, जिनके बगल में केसी वेणुगोपाल खड़े हैं। राहुल की इस पहल के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के चेहरे पर मुस्कान थी। राहुल ने सार्वजनिक तौर पर दोनों नेताओं को मतभेद भुलाकर एकजुटता का सीधा संदेश दे दिया था। इससे पहले वो अपने भाषण में सभी नेताओं को भागीदारी का भरोसा भी दे चुके थे। सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। वहीं सभा में मौजूद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुड्डा और सैलजा को जनता के लिए समर्पित नेता बताया। हुड्डा जी बैठे हैं, सैलजा जी बैठी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं, सब आप ही के लिए समर्पित हैं। विजय संकल्प के मंच से सैलजा और हुड्डा को एकता का संदेश दिलाने वाले राहुल गांधी की तस्वीर विपक्षी बीजेपी के खेमे में भी हलचल मचा गई। तो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। अगर दलितों की इतनी चिंता है तो सैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हो तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए वाला जो मामला है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दलितों का अपमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार कर रहा है, उस अपमान को सम्मान में कैसे परिवर्तित करेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।